नमस्कार साथियों, मैं राजेश फिर से आपका डिसीजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया, जो ये क्लास 10th का है। इसमें हम लोग देखेंगे, आज हम लोग पढ़ चुके हैं संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। आज हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया का हम देखेंगे परिभाषा, इसके बाद इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखिए, जो मेरा ये विस्थापन अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया ये होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है कि ये जैसे विस्थापन का मतलब क्या है कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, विस्थापित करना। जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर कोई एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है, ये पेड़ है। अगर मान लेते हैं कि ये पौधा इसको लगा है, अब इसे हम क्या किए हैं कि इस स्थान से हटाकर हम इस स्थान पर क्या किए, इसको चेंज कर दिए। मतलब उसके स्थान को परिवर्तित करना, उसके स्थान को क्या किए, हम चेंज कर दिए। तो अब यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया तो क्या हुआ, एक प्रकार से विस्थापन हो गया। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं कि किसी दूसरे स्थान पर दूसरे को व्यवस्थित करना विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया की एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे अगर हम बोले कि जैसे मान लेते हैं कि एक लोहे की कील ले लिए, और लोहे की कील को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोए जाते हैं तो क्या होता है, विलयन का रंग भी क्या होता है, बदल जाता है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो मेरा लोहे का कील है वह जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जा रहा है तो कॉपर क्या हुआ, लोहे का कील क्या है, कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करके आयरन सल्फेट बना लेता है, और कॉपर क्या होता है, अलग हो जाता है। तो इससे पहले क्या था, कॉपर सल्फेट था, और कॉपर सल्फेट सब क्या बन गया, आयरन सल्फेट। तो ये क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। मतलब कि आयरन जो मेरा लोहा था, यह कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ क्रिया करके क्या बना लिया, आयरन सल्फेट बना लिया। तो इसके विलयन करने में क्या परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, अगर हम देखें इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये एक कोई हम पात्र ले लिए और इसमें क्या किए, हम कॉपर सल्फेट ले लिए CuSO4। अब इसमें क्या किए, दो लोहे की कील को इसमें हम डिबो दिए। ये मेरे दो लोहे की कील है, या एक ही लोहे की कील ले सकते हैं। ये मेरा क्या है, आयरन है, या फिर लोहा। अब देखिए क्या होगा कि जब इस कॉपर सल्फेट की विलयन में जैसे ही हम लोहे की कील को कॉपर की सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे तो विलयन का रंग क्या होगा कि ये जो मेरा लोहा है यह इस कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करना शुरू कर देगा। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो पानी में जब हम अगर नमक को डालते हैं तो नमक क्या काम करता है, पानी के साथ घुलना स्टार्ट कर देता है। तो ये तो आयरन तो घुलेगा नहीं, लेकिन क्या है कि यह सल्फेट के साथ क्रिया करना शुरू कर देता है। और जैसे ये सल्फेट के साथ क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा FeSO4। तो ये क्या हुआ, विस्थापित हो गया। इसमें से कॉपर हट के आयरन आ गया और सल्फेट के साथ क्रिया कर लिया। तो ये बन गया क्या कि देखिए, जैसे आयरन हो गया और ये आपका हो गया कॉपर सल्फेट हो गया। तो यह कॉपर क्या होगा कि कम अभिक्रियाशील होता है, जबकि आयरन अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण यहां बना लेगा FeSO4 और ये आपका बन जाएगा कॉपर। इसमें आप देख रहे हैं कि जो मेरा आयरन है, आयरन किसके साथ विस्थापित हो गया, सल्फेट के साथ। क्यों विस्थापित हो गया, क्योंकि जो मेरा कॉपर होता है वो कम अभिक्रियाशील होता है, जबकि जो मेरा आयरन होता है कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए यहाँ आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर आपका क्या होता है, अलग हो जाता है। तो अब देखिए इसका अगर हम परिभाषा देखिए तो जो मेरा विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा क्या होगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक समीकरण में, अभिकारक में जब एक यौगिक किसी दूसरे यौगिक के साथ विस्थापित हो जाए या उसको हटाकर किसी दूसरे यौगिक के साथ क्या करते हैं, हम विस्थापित कर दें, तो ही मेरा क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। इसके देखिए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल होगा। जैसे आप जानते हैं कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो विलयन का रंग अभी क्या हो रहा है, वहां पे बदल दे रहा है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अभी एक एग्जाम्पल हम देखें कि जो मेरा पहला एग्जाम्पल था विस्थापन अभिक्रिया का,
कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो यहाँ आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर आपका अलग हो जाएगा। अब देखिए ये क्या था, आयरन है, ये क्या है आपका कॉपर सल्फेट है। इन दोनों को क्या बोलते हैं, ये इधर साइड क्या मेरे होते हैं, अभिकारक होते हैं, और इधर साइड क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। हमेशा उत्पाद में ही नई चीज का निर्माण होगा, अभिकारक तो हमारे क्रिया करेंगे। अब क्या हो रहा है, किसमें आप देख रहे हैं कि जो मेरा ये आयरन है यह किसके साथ क्रिया कर लिया, सल्फेट के साथ आयरन सल्फेट बना लिया, और यहाँ पे से कॉपर क्या हो, कॉपर मेरा विस्थापित हो गया, कॉपर क्या हो गया, निकल गया, जिसको बोलते हैं विस्थापन हो रहा है या अपघटन क्रिया, या तो उसे कह सकते हैं कि जो विस्थापित हो रहे हैं उसके स्थान पर हटा रहे हैं। तो हम किसको हटा रहे हैं यहाँ पर, अगर अपने भाषा से समझे क्या है, कॉपर को हम हटाकर किसके साथ विस्थापित कर रहे हैं, आयरन के साथ। तो ये विस्थापित अपने से ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है, और यह क्या करेगा, सल्फेट के साथ क्रिया करके आयरन सल्फेट बना लेगा, और कॉपर आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब इसके हम समीकरण की वैलेंसी को बराबर करते हैं कि क्या मेरे ये जो दोनों तरफ से अभिकारक उत्पाद है, क्या इसमें दोनों तरफ की वैलेंसी बराबर है। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि जो मेरा आयरन है कितना है, 1 है, यहाँ भी आयरन कितना है, 1 है, और देखिए कॉपर यहाँ पे कितना है, कॉपर भी आपको 1 दिख रहा है, यहाँ भी कॉपर क्या है, 1 है, कॉपर की वैलेंसी बराबर है। सल्फर भी यहाँ पे 1 है, यहाँ भी सल्फर क्या है, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो ये था मेरा विस्थापन अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल, और हम विस्थापन अभिक्रिया का एक आध दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि क्या होंगे। तो देखिए जो दूसरा मेरा विस्थापन अभिक्रिया है कि अगर हम इसमें जिंक में, अगर हम दूसरा ले लेते हैं जिंक, Zn, जिंक को अगर हम सल्फेट के साथ, और कौन सल्फेट के साथ, अगर हम कॉपर सल्फेट ही लेते हैं तो यहाँ पे ले लिए हम कॉपर सल्फेट CuSO4। अब देखिए जिसे मान लेते हैं कि एक हम ये बीकर ले लिए, ये एक बीकर ले लिया इस प्रकार से, और इसमें क्या किया, हम जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, किसमें डाल दिए, कॉपर सल्फेट के विलयन। इसमें आपका है कॉपर सल्फेट का विलयन है, और इसमें आपका है जिंक के टुकड़े, ये जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब देखिए क्या होगा कि जब अगर हम किसी शंक्वाकार फ्लास्क में, अगर हम यहाँ प्रैक्टिकल देखें तो शंक्वाकार फ्लास्क ले लेते हैं, उसमें क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का विलय लेंगे, जैसे ही जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे तो जिंक क्या होगा, जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होगा, और यहाँ सल्फेट के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, यहाँ पे जिंक सल्फेट बना लेगा, और कॉपर भी क्या होगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर हम इसको बनाए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जिंक सल्फेट हो जाएगा ZnSO4, अब यहाँ पर जाएगा आपका कॉपर क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो मेरा, अगर हम यहाँ बात करें तो ये क्या था, मेरा आयरन था, आयरन सल्फेट के साथ इसमें विस्थापित हो गया, और यहाँ पे मेरा क्या था, कॉपर, तो कॉपर अलग हुआ इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा जिंक है, जिंक किसके साथ क्रिया कर लिया, सल्फेट के साथ, तो जिंक सल्फेट बना दिया, और यहाँ पे जो मेरा कॉपर था यहाँ जिंक से कम अभिक्रियाशील था, इसलिए यहाँ पर क्या बना लिया, कॉपर अलग हो गया। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं कि कैसे ये अधिक अभिक्रियाशील हो रहा है, कैसे कम अभिक्रियाशील हो रहा है। जैसे अगर हम पानी ले लें, अगर उस पानी में अगर नमक के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं तो क्या होगा कि नमक का जैसे ही छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे तो पानी के साथ क्या होगा, तुरंत वो घुलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर नमक के साथ अगर हम किसी, मान लेते हैं कि कोई नमक के साथ हम रंग डाल दें, पानी में ही नमक भी डालें और कलर भी कोई डाल दें, तो क्या होगा कि जैसे ही हम पानी को नमक को डालेंगे तो नमक क्या होगा, धीरे धीरे घुलना स्टार्ट होगा, जबकि जैसे ही हम रंग को डालेंगे, कोई कलर डालेंगे तो क्या होगा, वो पूरी तरह से तुरंत घुल जाएगा। तो जो रंग है वो क्या हुआ कि जो मेरा नमक है, नमक से अधिक अभिक्रियाशील हुआ क्या, मेरा कलर। क्यों, क्योंकि वह तुरंत क्या हुआ, पानी के साथ क्रिया कर लिया। लेकिन जो मेरा नमक था, नमक क्या हुआ, पानी के साथ हो जल्दी से क्रिया नहीं कर पाएगा। और इसमें क्या है कि ये पूरी तरह से कॉपर इसके साथ क्रिया करता ही नहीं है इसके साथ। इस प्रकार से सेम यहाँ पर भी है कि ये क्या हुआ कि कॉपर, मेरा जो कॉपर सल्फेट है ये क्या है, जो मेरा जिंक है, जिंक कॉपर सल्फेट से साथ क्रिया करके, सल्फेट के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेता है, और कॉपर क्या होता है, अलग हो जाता है।
अब देखिए इस प्रकार से अगर हम बैलेंसी को देखें तो मेरा जिंक किधर एक भी है, यहाँ भी जिंक एक है, कॉपर भी यहाँ पे एक है, यहाँ भी कॉपर एक है, जहां भी सल्फर आपका एक है, यहाँ भी सल्फर एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन आपके कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। तो ये था मेरा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपसे बोर्ड में पूछेगा कि विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा क्या होगा, और इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल, या तो यहाँ पर कोई 2-3 एग्जाम्पल दे देगा, एक एग्जाम्पल, और उसमें से ही पूछ सकता है कि ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं, विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे मान लेते हैं कि यह आपका दे दिया और 4 ऑप्शन में दे दिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविखंडन अभिक्रिया, इस प्रकार से आप पूछेगा उसमें से कौन से है। तो आप क्या करेंगे, जैसे इसमें आयरन, कॉपर, कुछ भी XYZ कोई भी धातु दिया है, अगर किसी मतलब विलयन के साथ क्रिया किया है, अगर उसमें बदलाव हो रहा है, जैसे यहाँ पर क्या था, कॉपर को हटाकर आयरन के साथ विस्थापित कर दिए, तो अगर किसी दूसरे यौगिक के साथ किसी दूसरे तत्व को अगर हम विस्थापित करेंगे तो वहां पर मेरा क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगी। चलिए और एक विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ले लें लेड, आप जानते हैं कि जो मेरा लेड होता है, लेड का फार्मूला क्या होगा, Pb। लेड क्या है हमारा, सीसा, सीसा मरकरी Hg होता है, लेड है, धातु भी है। अभी क्या है कि जब इसको अगर हम कॉपर क्लोराइड के साथ CuCl2, जब हम लेड धातु को कॉपर क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो ये भी मेरा क्या होगा, आप देख सकते हैं कि जब विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल लिए हैं तो क्या होगा कि लेड किसके साथ क्रिया कर लेगा, कॉपर के साथ करेगा या क्लोरीन के साथ करेगा, तो यहाँ गैस जो मेरा है क्लोरीन के साथ क्रिया करके यहाँ क्या बना लेगा, लेड क्लोराइड बना लेगा, और जो मेरा लेड क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा PbCl2 प्लस। अब जैसे ही अगर ये बन गया तो इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, तो कॉपर क्या होगा, अलग हो जाएगा, तो यहाँ भी आपको कॉपर क्या होगा, अलग देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, यह लेड क्लोराइड है, यहाँ पर लेड है, यहाँ पर क्या है, कॉपर क्लोराइड है। अब बैलेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कितने हैं, लेड 1 है, उत्पाद में भी लेड 1 है, अभिकारक में कॉपर 1 है, उत्पाद में कॉपर 1 है, क्लोरीन क्या है, अभिकारक में 2 है, उत्पाद में भी कितने हैं, 2 है। तो ये मेरे इधर साइड में जितने होते हैं इसको बोलते हैं अभिकारक, और इधर साइड को होते हैं उत्पाद, ये मेरे होते हैं उत्पाद। तो ये रहा आपका विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, हम लोग 3 अभिक्रिया पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विविखंडन अभिक्रिया कि द्विविखंडन अभिक्रियाएं क्या होती है। तो चलिए पढ़ते हैं द्विविखंडन अभिक्रिया, या जिसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा क्या होगा, जैसा कि जब द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा जिस अभिकारक में उत्पाद के साथ साथ 2 आयनों का आदान प्रदान हो, जिस अभिकारक में 2 आयनों का आदान प्रदान होता है उससे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, जिस अभिकारक में परिभाषा लिख सकते हैं कि जिस अभिकारक में 2 आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर लें सोडियम सल्फेट, जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अगर हम क्रिया कराएंगे तो मेरा क्या बनेगा, Na2SO4 बेरियम क्लोराइड का हो जाएगा BaCl2 प्लस। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सोडियम सल्फेट है, कि जब हम सोडियम सल्फेट को किसके साथ क्रिया करा दें, बेरियम क्लोराइड को, तो जब इसमें क्या है, सोडियम के ऊपर आप जानते हैं कि सोडियम के ऊपर में कितना होता है, 1 प्लस होता है, और सल्फेट जो ऑक्सीजन इसके पास 2 माइनस होता है। बेरियम के पास अगर हम देखें तो 2 प्लस होता है, इसके पास 1 माइनस होता है। अब इस अभिकारक में क्या होगा, ये जो मेरा एग्जाम्पल इसमें है
कि जिस अभिकारक में दो आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब यहाँ पे मेरा बनेगा क्या, यहाँ पे आप जान रहे हैं कि बेरियम सल्फेट बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगर 2 प्लस है तो 2 माइनस के पास जाएगा। अगर ये बेरियम 2 प्लस है तो किसके पास जाएगा, 2 माइनस के पास जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें जो मेरा सोडियम है और क्लोरीन है, तो 2 सोडियम है तो 2 प्लस होगा, 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस होगा। तो अगर एक सोडियम है तो एक प्लस है तो ये इसके पास जाएगा। तो अब यहाँ पर बनेगा क्या मेरा, आप देख रहे हैं कि बेरियम सल्फेट बन जाएगा, BaSO4 बन गया। अब यहाँ पे बचा मेरा क्या, तो आप देख रहे हैं कि सोडियम और क्या बचा है, क्लोरीन। तो यहाँ पे आपका प्लस क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी Cl। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जिस अभिकारक में उत्पाद के साथ साथ यह कह सकते हैं कि जिस अभिकारक में उत्पाद के साथ साथ दो आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पे इसको परिभाषा लिख लीजिए कि द्विविस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक में दो आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे बात आई आयन, तो आयन में देखिए जब आयन की बात आएगी तो आयन में क्या होगा, या तो वहां आपका धनायन होगा या तो ऋणायन होगा। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आयन का यूज किया है, धनायन ऋणायन, जिसको कैथोड और एनोड बोलते हैं। अब देखिए इसमें जैसे ही यहाँ पर क्या है कि मेरे सोडियम के एक प्लस है तो यह एक प्लस के पास तो एक माइनस के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसमें होता है क्या, जैसे आप यहाँ पे सोडियम और ये क्या है क्लोरीन, सोडियम के वायुकोश में आप जानते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसके वायुकोश में कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 1 मिला। अगर हम क्लोरीन का निकालते हैं तो क्लोरीन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 17 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना होगा, 2 8 7 होगा। आप जानते हैं कि जो मेरा इसके वायुकोश में जब इलेक्ट्रॉन के जिन तत्वों के वायुकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है वह पूर्ण रूप से क्या होता है, भरा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके वायुकोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सोडियम आसानी से त्याग देगा, क्योंकि यह 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं पाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए से क्या होगा, इसके पास क्षमता तो है नहीं। अब ये क्या होगा कि जैसे ही ये यहाँ पे इसके वायुकोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यह त्याग देगा। और जो मेरा क्लोरीन है, क्लोरीन के वायुकोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहा है 7 है। तो ये क्या करेगा, इसको 1 ही चाहिए, तो जैसे ही यह 1 इससे चाहिए तो 1 क्या होगा, इसे आसानी से ले सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और 1 बस चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके वायुकोश में कितने इलेक्ट्रॉन मिले मुझे, तो क्लोरीन के वायुकोश में आप देख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन मिला, जबकि सोडियम के और क्लोरीन के वायुकोश में कितने मिले, 7 इलेक्ट्रॉन मिले। तो 7 हम इस प्रकार से दिखा देंगे कि इसके 2 2 4 1 6 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस प्रकार से इसे दे देगा। जैसे ही यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इसे देगा क्लोरीन को, तो क्लोरीन क्या करेगा, और सोडियम, तो सोडियम क्या करेगा, यहाँ पे अपने धनायन को प्रयुक्त करेगा। किस प्रकार से, एक धनायन हो जाएगा और जो मेरा क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, एक ऋणायन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और क्लोरीन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो जब जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो वो हमेशा प्लस में होगा, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जो त्यागता है वो क्या होते हैं, धातु होते हैं, और जो ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, गैस होते हैं, जिसको आधात बोलते हैं। अब देखिए इसे ठोस बोलते हैं। कब त्यागेगा, तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि वह अपने इलेक्ट्रॉनों को कब त्याग सकता है, जब 1 और 3 के बीच में उसके वायुकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा तो हमेशा क्या करेगा, वह अपने वायुकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को त्यागेगा। जब 5 और 7 के बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करने की क्षमता होगा। क्यों, क्योंकि उसके पास अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से 3 ग्रहण कर सकता है, 6 है तो 2 ग्रहण कर सकता है। लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो 4 तो उसके पास उदासीन हो जाएगा, 4 उसे क्या, 4 तो वह ग्रहण नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं ग्रहण कर पाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास है भी और 4 इलेक्ट्रॉन से चाहिए भी। तो जब 4 और 4 दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा तो वहां पे न तो प्रतिकर्षण होगा न तो आकर्षण होगा,
तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो मेरा कार्बन होता है वह कार्बन किसके साथ अपने बैलेंसिंग को पूरा करता है, हाइड्रोजन के साथ। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेरा हाइड्रोजन होता है यह सबसे प्रबल गैस माना जाता है, इसलिए मेंडलीव की मूल और सारणी में हाइड्रोजन को पहला स्थान दिया गया है। और इसमें ये मेरा था विस्थापन अभिक्रिया। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया की एग्जांपल देख सकते हैं कि जिस अभिकारक में उत्पाद के साथ साथ दो आयनों का आदान प्रदान होता है, या जिस रासायनिक समीकरण में दो आयनों का आदान प्रदान होता है, वह मेरा क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम दिखा दिए, यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए बैलेंसी को बराबर करते हैं कि जो मेरा ये समीकरण बना है क्या इसकी बैलेंसी बराबर है। तो देखिए ये आपको दिख रहा है कि जो मेरा सोडियम है, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम कितना आपको दिख रहा है, 1 है। तो सोडियम जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगा लेंगे। जैसे ही यहाँ पे 2 लगाएंगे तो क्लोरीन भी मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक में 1 क्लोरीन है तो इसके आगे गुणा होगा तो क्या होगा, 2 क्लोरीन हो जाएगा। तो 2 क्लोरीन यहाँ भी हो गया, 2 क्लोरीन यहाँ भी हो गया। क्लोरीन की भी बैलेंसी बराबर हो गई, सोडियम की बैलेंसी बराबर हो गई। अब रह गई बैलेंसी सल्फर की, देखते हैं। तो सल्फर की बैलेंसी देखेंगे तो सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी सल्फर आपको 1 दिख रहा है, तो ए भी बैलेंसी मेरा सल्फर का भी बैलेंसी बराबर हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, जहां भी ऑक्सीजन 4 दिख रहा है, तो ए भी आपकी बैलेंसी बराबर हो गई। अब यहाँ पे बेरिलियम कितना है, 1 है, यहाँ भी बेरिलियम कितना है, 1 है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो विस्थापन अभिक्रिया था, इसका परिभाषा और इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया जो हमारी होती है, अपचयन अभिक्रिया जिसे उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिए अपचयन अभिक्रियाएं और उपचयन अभिक्रियाएं दोनों होता क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। अपचयन व उपचयन, देखिए अपचयन और उपचयन अभिक्रिया होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जब ऑक्सीजन और किसी यौगिक के साथ, जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जांपल के साथ देखें, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे ले लिए कॉपर को Cu और प्लस क्या हुआ ऑक्सीजन, तो जब इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम देखें तो कॉपर व ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो क्या बना जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, CO। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, अपचयन हो रहा है कि उपचयन हो रहा है। जिस अभिकारक के साथ साथ उत्पाद में ऑक्सीजन का हास्य हो, ऑक्सीजन का योग हो, और उसमें क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया होगी। अब देखिए अपचयन और उपचयन, उपचयन मतलब क्या होगा और अपचयन मतलब क्या होगा। उपचयन मतलब होगा वहां पे ऑक्सीजन का योग होगा, और अपचयन का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का हास्य होगा। अब देखिए तो अगर हम बात करें तो कॉपर के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ है, क्योंकि कॉपर किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। ऑक्सीजन की यहाँ देखें तो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर कितना था, यहाँ पे 2 था, लेकिन यहाँ पर अब कितना हो गया है, 1 हो गया है। तो अब इसकी क्या करेंगे, हम बैलेंसी को यहाँ पे बराबर करेंगे। इसकी बैलेंसी देखते हैं क्या होगा। देखिए अपचयन यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का हास्य होगा। हास्य मतलब कह सकते हैं कि कमी। और उपचयन में क्या होगा, उपचयन में ऑक्सीजन का योग होगा। तो देखिए अब इस अभिकारक में अगर हम देखें तो इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन का इसके साथ योग हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 लगा देंगे, कॉपर यहाँ पर क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जब कॉपर का कोई हम टुकड़ा लिए, कॉपर धातु को हम क्या करेंगे, जब ऑक्सीजन के साथ या किसी प्लेट में इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो जैसे इसमें हम गर्म करेंगे तो ये क्या बना लेता है कि कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, और जैसे ही यहाँ कॉपर ऑक्साइड इसके साथ बनेगा तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ये कौन सा बना लिया, यहाँ पे उपचयन बना लिया।
क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मेरा कॉपर था, कॉपर के साथ किसका योग हुआ है? ऑक्सीजन का। तो जैसे ही यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन का योग होगा तो यह मेरा क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। अगर यहीं पर जैसे यहीं पर अगर यहाँ मान लेते हैं आपका कॉपर ऑक्साइड था और कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन निकल जाता तो कॉपर अलग हो जाता। तो जब कॉपर अलग हो जाता तो कॉपर के साथ क्या हुआ? हाथ से हुआ। हाथ से मतलब क्या हुआ? कमी हुआ। किसकी कमी हुआ? ऑक्सीजन की। तो जिस अभिकारक में ऑक्सीजन का योग हो तो अब उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। उपचयन मतलब बढ़ेगी, उप करेगी। अब इसके बाद अपचयन मतलब क्या होगा? घटेगी। तो अपचयन करेगी तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अब देखिए इसका हम जो अपचयन उपचयन है इसके एक आध दो एग्जांपल और देखते हैं। देखिए ये जो मेरा अभिक्रिया था इसमें हम देखें कि अगर जो रासायनिक समीकरण बना है कि जब कॉपर ऑक्साइड को अगर हम किस प्रकार से यहाँ क्रिया कराएंगे तो मेरा अपचयन बनेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल देखते हैं तो क्या होगा कि सबसे पहले हम एक वाच ग्लास ले लेंगे। ये कांच का ग्लास है, प्लेट है, इसको लेंगे। इसमें क्या करेंगे? कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े ले लेंगे। कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े लेकर क्या करेंगे? इसमें रख लेंगे। रखने के बाद ये मेरा क्या एक प्रकार से स्टैंड है। इस स्टैंड पर ये जो आप देख रहे हैं तार की जाली लगी हुई है। इसमें क्या करेंगे? तार की जाली पर उस कांच के ग्लास को क्या करेंगे? उस पर प्लेट को रख देंगे। रखने के बाद ये मेरा बर्नर है। बर्नर की सहायता से क्या करेंगे? कांच के ग्लास को धीरे धीरे गर्म करेंगे। तो जैसे ही इसमें से हम इसको गर्म करेंगे तो जो मेरा कॉपर का छोटा छोटा टुकड़ा होगा वो क्या होगा? वायु ऑक्सीजन की नमी के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? ये भी क्रिया करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही यह क्रिया करेगा तो मेरा क्या बना लेगा? कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। और कॉपर ऑक्साइड के साथ साथ इसमें आपका जो होगा वो इसमें आपके ऑक्सीजन का योग हो जाएगा। तो इसमें देखिए कि जब हम कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म कर दिए तो इसमें मेरा क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब ये क्या हो गया? मेरा अपचयन हो गया, सॉरी उपचयन हो गया। ये मेरा था। इसको फिर से देख लेते हैं कि ये जो मेरा है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर धातु को यहाँ पे क्रिया कराएंगे तो मेरा किस प्रकार से यहाँ पे बन रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक स्टैंड लेंगे। स्टैंड में एक वॉच ग्लास लेंगे। इस वॉच के ग्लास में क्या करेंगे? कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे। बर्नर की सहायता से इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे। तो ये क्या होगा कि क्रिया करेगा, अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ ये क्या बना लेगा? कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। और यहाँ पर मेरा क्या होगा? ऑक्सीजन का कॉपर के साथ योग हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अपचयन। तो ये था मेरा अपचयन। अब देखते हैं एक आध एग्जाम्पल इसके और जो मेरे होते हैं कॉपर ऑक्साइड के कि किस प्रकार से यहाँ पर इसके अपचयन के एग्जाम्पल होगा। जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम कॉपर को ही ले लें, कॉपर को अगर हम यहाँ पे लें, कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा दें, कॉपर ऑक्साइड को अगर हम Cu को अगर हम हाइड्रोजन के साथ इसका अभिक्रिया करा दे कॉपर ऑक्साइड को तो यहाँ पर मेरा क्या बनेगा? तो देखिए जैसे ही कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो इसमें आप क्या बनेगा? जब इसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा? जैसे यहाँ पे है कॉपर ऑक्साइड Cu प्लस हाइड्रोजन। जब इसको हम क्या करेंगे? टेम्परेचर देंगे, इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? कॉपर मेरा अलग हो जाएगा और यहाँ पे जल बन जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा H2O और प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा? कॉपर। अब देखिए अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें क्या हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है, किसमें उपचयन हो रहा है, तो अगर हम बात करें कॉपर की तो कॉपर के साथ आप देख रहे हैं कि जो मेरा ये अभिकारक है हमें देखना किधर है? तो हमें उत्पाद की तरफ देख रहा है। उत्पाद में बढ़ किसकी मात्रा हो रही है? किसके साथ? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब देखिए तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में जब इधर साइड में देखेंगे उत्पाद में तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। किसके साथ कमी हो रही है? कॉपर के साथ। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन न जुड़ के यह किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है? हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ भी आपका उपचयन ही हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ के जल का निर्माण कर दिया। और ये अब अगर इसमें हम देखें किसमें अपचयन हो रहा है, किसमें उपचयन हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड में अगर आप देखें तो ये मेरा क्या बन रहा है? अपचयन हो रहा है।
अब इसमें क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। आप ये भी जानते हैं कि जब किसी यौगिक के साथ या किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का क्या हो, अभिकारक में ऑक्सीजन का योग होगा तो क्या मेरा होगा, अपचयन हो, उपचयन होगा। और जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो वहां पे क्या होगा, अपचयन होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है उत्पाद में देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल गया, ठीक क्या होगा, मेरा उपचयन होगा। अब इसमें हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये मेरा क्या होगा, उपचयन होगा। तो चलिए और आगे देखते हैं इसके। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जो अभी हम लोग पढ़े, अपचयन और उपचयन। अपचयन उपचयन को ही हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अपचयन उपचयन की परिभाषा क्या होगा, जब किसी अभिकारक में उत्पाद के साथ, उत्पाद में जब किसी अभिकारक के साथ साथ उत्पाद में ऑक्सीजन का योग होगा, जिस यौगिक या जिस तत्व के साथ ऑक्सीजन का योग होगा वहां पर मेरा क्या होगा, उपचयन होगा। और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी वहां पे क्या होगा, अपचयन होगा। तो ये इसी को बोलते हैं अपचयन। उपचयन को ही हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसमें अगर हम जो अभी एग्जांपल लिए उसके एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, तो अगर हम कॉपर ऑक्साइड को अगर हम यहाँ पे लें, कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला हो जाएगा CuO2। जब हम कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला CuO2 नहीं होगा, जबकि जानते हैं कि कॉपर के पास 2+ होता है, ऑक्सीजन के पास 2- होता है, तो दोनों की वैल्यू बराबर है, इसलिए यहाँ पे कॉपर होगा। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हम क्या करेंगे, गर्म करते हैं, इसके साथ क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड जल बनेगा। यहाँ पे आपका बन जाएगा H2O और इसके बाद कॉपर आपका अलग हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है अपचयन, और इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। अब अगर एक आध एग्जांपल और देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे जिंक को, अगर हम जिंक को किसके साथ यहाँ पर क्रिया करा देते हैं, जब जिंक ऑक्साइड को अगर हम कार्बन के साथ यहाँ पर क्रिया करा दें, जिंक ऑक्साइड को अगर हम कार्बन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही जिंक ऑक्साइड के साथ यहाँ पे कार्बन की क्रिया कराएंगे तो जो मेरा कार्बन होता है, कार्बन क्या करेगा, यहाँ इसके साथ क्रिया ना करके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, CuO2 और प्लस इसमें क्या होगा, जिंक आपका अलग हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड न बन के यहाँ पे बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है CO, और जिंक आपका इधर हो गया। तो इसमें अगर हम बात करें, देखें तो इसके साथ क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड के साथ अपचयन हो रहा है। अब आप पहचान भी गए होंगे कैसे अपचयन हो रहा है, तो हमें देखना अभिकारक के साथ उत्पाद में है, तो ये मेरा उत्पाद है। तो उत्पाद में हम क्या देख रहे हैं कि जो मेरा जिंक ऑक्साइड था, यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ जिंक बचा। तो जिंक के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे अपचयन होगा। और अगर इसमें हम देखें तो क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, उपचयन होगा। इसके और अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो मेरा अगला और एक एग्जाम्पल है तीसरा, कि जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को, यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को MnO2, जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर लें, किसके साथ क्रिया करा दें, HCl के साथ क्रिया करा दें, जो मेरा होता है HCl का फार्मूला होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये HCl हो गया। जैसे हम इसके साथ यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जब मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड HCl के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या बना जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा MnCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MnCl2 बन जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पे आपका बना लेगा जल, जो मेरा जल का फार्मूला हो जाएगा H2O, और यहाँ पे आपका बचेगा क्या, क्लोरीन। क्लोरीन क्या होगा, यहाँ पे कुछ क्लोरीन गैस भी निकलेगा, कि हो जाएगा मेरा Cl2। अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करा दे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, इसके साथ जैसे क्रिया कराएं यहाँ पर मेरा क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल, और यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरीन गैस हो गया।
तो ये मेरा कुछ रहे रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण रहे। अगर हम इसमें बैलेंसी देखते हैं समीकरण में, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैग्नीशियम कितना है, 1 है। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम आपको 1 दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर हम देखें तो ऑक्सीजन किसके साथ योग किया है, हाइड्रोजन के साथ। तो इसमें अपचयन किस में होगा, उपचयन हाइड्रोजन में हुआ। तो इसमें ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, 2 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो यहाँ क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे, 4 हाइड्रोजन हो गया। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, 2 क्लोरीन यहाँ पे 4 क्लोरीन है। तो 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 क्लोरीन हो गया। तो ये मेरा रहा रेडॉक्स अभिक्रियाएं के और रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो अपचयन उपचयन पढ़ लिए। हम लोग कौन कौन सा पढ़े, पहले संयोजन क्रिया पढ़ लिए, वियोजन क्रिया पढ़ लिए, विस्थापन क्रिया पढ़ लिए, द्विविस्थापन क्रिया पढ़ लिए और इसके बाद अपचयन और उपचयन पढ़ लिए। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे दोहरा देता हूँ कि हम लोग पढ़े क्या हैं। पहले अगर हम बात करते हैं तो पहले हम लोग पढ़े हैं संयोजन क्रिया, इसमें है पहले पढ़े हैं संयोजन क्रिया पढ़े, विस्थापन क्रिया पढ़े, द्विविस्थापन क्रिया पढ़ लिए और इसके बाद अपचयन उपचयन पढ़ लिए और एक विस्थापन क्रिया। तो इसमें जितने भी अभिक्रियाएं थे हम लोग अभिक्रियाएं पढ़ लिए हैं। और इसके हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके जो मेरे टोटल क्वेश्चन है, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद कल जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा ये इसके टोटल जितने क्वेश्चन होंगे, इसके क्वेश्चन को मैं सारे क्वेश्चन को एक तरफ से जितने भी इस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर के होंगे टोटल क्वेश्चन करवा देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा लेसन, जो मेरा दूसरा पार्ट होगा अम्ल क्षार अम्लौड होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो मेरा कैसा लगा। धन्यवाद।